हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज की इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी बागवानी उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। दोस्तों, याद रखिएगा कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो बागवानी उत्पादन से है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी अग्न्याशय, इंसुलिन, ऑप्शन सी यकृत, यूरिया, या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय, पित्तरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ताशय, पित्तरस। दोस्तों, याद रखिएगा कि आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी कि आमाशय में यानी कि जो स्टोमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, बिल्कुल सही है। यकृत से यूरिया का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन पित्ताशय में पित्तरस का जमाव होता है, इसका निर्माण नहीं होता। तो याद रखिएगा कि यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है, नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून पे है। अगला क्वेश्चन, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पलाश, या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पलाश का पौधा होता है इसे जंगल की आग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पलाश के पौधे में जब फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसमें आग लग गई हो, इसीलिए पलाश के पौधे को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले किस जीव रसायन की कृत्रिम रचना की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किस जीव रसायन की कृत्रिम रचना की गई थी, यानी कि आर्टिफिशियली किस जीव रसायन यानी कि जीवों में जो रसायन पाया जाता है उसकी रचना की गई थी। तो आपको पता है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर के यकृत में होता है और यूरिया को सबसे पहली बार प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में बनाया गया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन, चट्टान में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अधिपादपीय, ऑप्शन बी लवणोद्भिद, ऑप्शन सी मरुद्भिद, या फिर ऑप्शन डी शैलोद्भिद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शैलोद्भिद। दोस्तों, याद रखिएगा कि चट्टानों या फिर पत्थरों पर उगने वाले पादपों को शैलोद्भिद कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शुष्क स्थल है वहाँ पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है, तो मरुद्भिद कहा जाता है। और लवण युक्त जो स्थान होते हैं, जैसे कि नमी वाले स्थान होते हैं, वहाँ पर उगने वाले पादपों को, वहाँ पर उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है। और ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं उन्हें अधिपादपीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष की पत्ती से बीड़ी का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, धोकरा, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी पलाश, या फिर ऑप्शन डी तेंदू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेंदू। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो बीड़ी का निर्माण किया जाता है उसमें जो पत्ती होती है वो तेंदू की पत्ती होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तेंदू की पत्तियां सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चारकोल का निर्माण किस वृक्ष से किया जाता है, तो धोकरा से किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, भ्रूणपोष, ऑप्शन बी पुष्पासन, ऑप्शन सी अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी मध्य फिलवित्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्पासन। दोस्तों, याद रखिएगा कि सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मध्य फिलवित्ती है। अगला क्वेश्चन, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, खगोलीय लाइन, ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन, ऑप्शन सी गुरुत्वीय लाइन, या फिर ऑप्शन डी समांतर लाइन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिसाइड लाइन। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी की अगर बात करें तो सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता है, और सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। और इन दोनों लाइन को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस काल्पनिक रेखा को एपिसाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953 या फिर ऑप्शन डी 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम जो आम चुनाव हुए थे 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने है 1951, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो 11 है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों याद रखिएगा कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि जो अनुच्छेद 32 है इसे भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, द्रवित सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। दोस्तों याद रखिएगा कि पेट्रोलियम को द्रवित सोना या काला सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फास्जीन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म या फिर ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बेहोश करने के लिए यानी कि निश्चेतक के रूप में जो रसायन प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है? तो याद रखिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म है ये सूर्य की उपस्थिति में बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य की हड्डी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर ऑप्शन डी केल्विक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केल्विक। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के जो कॉलर में दो हड्डियां होती है इसे केल्विक हड्डी कहा जाता है और इसे सौंदर्य की हड्डी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा केल्विक। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो टिबिया है। अगला क्वेश्चन, कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कीरेटिन प्रोटीन, ऑप्शन बी कैरोटीन प्रोटीन, ऑप्शन सी मायोसिन प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी ओसिन प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन प्रोटीन। दोस्तों याद रखिएगा कि कीटों के बाह्य कंकाल में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि जो तिलचट्टा होता है यानी कि जो कॉकरोच होता है उसके बाह्य कंकाल में भी कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के बालों और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य की मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है और मनुष्य के हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में स्टार्च की उपस्थिति का पता किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। दोस्तों याद रखिएगा कि मान लीजिए कि पौधे के किसी भाग में स्टार्च यानी कि मंड है या नहीं, इसका पता लगाना है तो इसको क्या किया जाता है, इसको आयोडीन के घोल में डाला जाता है। अगर इस घोल का रंग चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति है। तो याद रखिएगा पौधों में स्टार्च की उपस्थिति का पता आयोडीन से लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? ऑप्शन आपके सामने है सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पॉलीसेकेराइड है वो सेलुलोज दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड है क्योंकि इसमें एक शर्करा कण उपस्थित होता है। जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, यानी कि ये डाइसेकेराइड है क्योंकि इसमें दो शर्करा के अणु उपस्थित होते हैं। और जो सेलुलोज है ये बहुत सारे शर्करा अणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन सेलुलोज मीठे नहीं होते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके हृदय में दो चैम्बर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी मछली या फिर ऑप्शन डी सांप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मछली है यानी कि जो जलीय जीव है मछली, इसमें दो चैम्बर होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो उभयचर होते हैं यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, तो याद रखिएगा उनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, जैसे कि कछुआ है, सांप है। याद रखिएगा कि मगरमच्छ भी एक एम्फीबियन है यानी कि एक उभयचर है, लेकिन इनके हृदय में 3 चैम्बर नहीं पाया जाता बल्कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मगरमच्छ इसका अपवाद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मनुष्य, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी बिल्ली या फिर ऑप्शन डी मकड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मकड़ी। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे जीव जिनके बाह्य शरीर जो है वो कंकाल से मिलकर बना होता है तो उसे बाह्य कंकाल से युक्त जीव कहा जाता है, लेकिन जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती है उसे अंतः कंकाल वाले जीव कहा जाता है। तो मकड़ी एक बाह्य कंकाल वाला जीव है, लेकिन जो मनुष्य है, जो सांप है और जो बिल्ली है ये अंतः कंकाल वाले जीव है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।